गुड मॉर्निंग गाइस। इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे क्वेश्चंस करने को बोला था मैंने कल, आए नहीं। बहुत बढ़िया। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 17। सॉरी, नहीं, पहले अकाउंट्स ले रहा हूँ। मेरे को ही पढ़ाना है ना, मेरे को ही पढ़ाना है ना दोनों। फिर मान लिया करो ना। क्वेश्चन नंबर 17। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हनुमान shows a net profit of 60,000 after considering the closing stock of 37,500 on 31st March 18. Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the books. Purchases for the year included 1500 paid for new electricity fitting for the shop. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करने के बाद प्रॉफिट निकाल लिया, लेकिन उसके बाद कुछ हमें मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हुए। उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक अपडेट होगा और क्लोजिंग स्टॉक अपडेट करके प्रॉफिट को भी अपडेट करेंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन वैल्यूएशन का कम, रेक्टिफिकेशन का ज्यादा है। इसमें जो भी एरर्स हुई हैं उन एरर्स को रेक्टिफाई करके हमें क्लोजिंग स्टॉक पे आना है, करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक पे आना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, परचेजेस फॉर द ईयर। करंट ईयर का परचेजेस, उसके अंदर 1500 रुपीज हमने इंक्लूड किया है, जो कि बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फिटिंग परचेज की थी शॉप के लिए, लेकिन उसे परचेज में इंक्लूड किया है। क्या इंपैक्ट आएगा इसका प्रॉफिट पे? क्या इंपैक्ट आएगा इसका? प्रॉफिट में इसे माइनस करेंगे या ऐड करेंगे? रेक्टिफिकेशन पढ़ चुके हैं हम। परचेजेस इंक्लूड फिटिंग ऑफ 1500, प्रॉफिट में से माइनस। रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलो इसकी। इलेक्ट्रिक फिटिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा? प्रॉफिट में ऐड होगा या माइनस? माइनस क्यों बोल रहे हो? बनाओ एक P&L एडजस्टमेंट। गिवन नेट प्रॉफिट, गिवन नेट प्रॉफिट फिटिंग को हमने परचेज मान लिया, असेट को हमने एक्सपेंस मान लिया, उसे वापस असेट में ट्रांसफर करेंगे तो कम होंगे और एक्सपेंसेस कम होने से हमें प्रॉफिट होगा बाय
इलेक्ट्रिक फिटिंग 1500 Hanuman gave away goods valued at 4,000 as free sample for which no entry was made in the books of accounts. 4,000 रुपीस की गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट की थी, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाई. प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. गुड्स गई है, एंट्री बनेगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस से प्रॉफिट कम होगा और परचेजेस कम होने से प्रॉफिट इंक्रीज होगा. तो अल्टीमेटली प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. नीचे नोट डाल दो पी एंड एल एडजस्टमेंट के नीचे. Goods given as free sample will not affect the profit. Goods given as free sample not recorded. Rectification will not affect the profit. Goods are given as free sample not recorded. Rectification of this will not affect the profit. Invoice for goods amounting 25,000 have been entered on 27th March, but the goods were not included in stock. 25,000 की गुड्स परचेज की थी, इनवॉइस भी रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन हमने इसे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया. क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है. एक और वर्किंग नोट साथ में बना लीजिए. क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है एज ऑन डेट? 37,000. ऐड परचेजेस नॉट इंक्लूडेड. $25,000. Next point. In March, goods of 20,000 sold and delivered were taken in sales for April. गुड्स मार्च में ही सेल कर दी गई थी, मार्च में ही डिलीवर कर दी गई थी, लेकिन इन्हें अप्रैल में कंसीडर किया गया है. स्टॉक पे इंपैक्ट आएगा या प्रॉफिट पे, और कितना? स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मार्च में ही डिस्पैच कर दी गई थी. मार्च में जब हमने स्टॉक काउंट किया होगा तो स्टॉक में इंक्लूड ये नहीं होंगी, यानी करेक्ट है. लेकिन सेल्स रिकॉर्ड, मार्च की सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये सेल्स यदि मार्च में ही रिकॉर्ड होती तो मार्च का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होता. आओ पी एंड एल में बाय डेटर, सेल्स नॉट रिकॉर्डेड. और ये 25,000 भी ऐड कर दो यहाँ पे. बाय स्टॉक इन ट्रांजिट. $25,000 जो स्टॉक में हमने ऐड किया है, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो जो 25,000 नीचे ऐड किया था वो भी प्रॉफिट में ऐड कर देंगे. नेक्स्ट. Goods costing 7,500 rupees was sent on approval at a profit of 1/3 on cost. Though approval was given in April, these were taken as sales for March. Goods sent on approval, approval pending, फिर भी हमने क्या मान लिया? सेल्स. इम्पैक्ट. गुड्स गोडाउन में थी क्या? नो. क्या आपका स्टॉक है? हाँ.
गुड्स गोडाउन में नहीं थी यानी स्टॉक में काउंट नहीं हुई, लेकिन स्टॉक हमारा ही है क्योंकि अप्रूवल अभी तक नहीं मिला, तो स्टॉक में ऐड होगा। सेल्स इज रिकॉर्डेड, क्या ये सेल्स है? नो, तो सेल्स को रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, डबल इंपैक्ट। बाय सॉरी टू डेटर्स, कितने की सेल? 7500 की, 7500 की, 7500 तो कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस चाहिए हमें। 7500, कितना प्रॉफिट ऐड किया है कॉस्ट पे? 1/3, 10,000। और क्लोजिंग स्टॉक में से कितना ऐड होगा? क्लोजिंग स्टॉक में कितना ऐड होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, और क्लोजिंग स्टॉक 7500 रुपीज से इंक्रीज हुआ है, उससे प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा बाय गुड्स विद कस्टमर। तो नया क्लोजिंग स्टॉक आ गया और नया प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन भी साथ में है और स्टॉक वैल्यूएशन भी। क्वेश्चन नंबर 18, profit and loss of the company shows a net profit of 2800 after taking into account closing stock of 4720। सेम क्वेश्चन है, वही प्रॉफिट और अपडेट से रिलेटेड। यस, स्टार्ट करो, अब कर सकते हैं इसको हम। पीएनएल बनाइए, नेट प्रॉफिट लिखिए 2800। फर्स्ट पॉइंट, नीचे क्लोजिंग स्टॉक भी 4720, एक अलग स्टेटमेंट बना लो। फर्स्ट पॉइंट, Cardamom has taken goods valued 1500 for his personal use without making entry in the books। 1500 का गुड्स उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला और उसकी कोई भी एंट्री नहीं की। बोलिए क्या करना चाहिए? प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज। एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो बाय ड्राइंग्स।
क्या स्टॉक पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं, क्योंकि स्टॉक हमने काउंट किया होगा तो ये गुड्स गोडाउन में नहीं थी, यानी स्टॉक तो करेक्ट ही कैलकुलेट हुआ होगा, बट एंट्री नहीं हुई है तो एंट्री से प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा। रेक्टिफिकेशन के लिए जर्नल एंट्री बना के देखो, उसमें कोई रेवेन्यू अकाउंट आ रहा है, कोई भी रेवेन्यू अकाउंट आ रहा है जो कि ट्रेडिंग या पीएनएल में जाता है, उससे प्रॉफिट प्लस माइनस होगा। क्योंकि यहाँ पे हम परचेज सेल्स इनके अकाउंट्स ओपन नहीं करेंगे, हम पीएनएल एडजस्टमेंट से एंट्रीज करेंगे इन सब की। आफ्टर फाइनल अकाउंट पीएनएल एडजस्टमेंट से एंट्री होती है। और स्टॉक को ये चेक करना है कि जिस दिन स्टॉक हमने कैलकुलेट किया उस दिन उस इंफॉर्मेशन ने आपके स्टॉक को अफेक्ट किया था या नहीं किया था। परचेजेस ऑफ द ईयर 600 स्पेंट ऑन एक्विजिशन ऑफ अ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन खरीदा, परचेजेस में रिकॉर्ड कर दिया एंट्री। फैन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। रेक्टिफिकेशन, फैन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, परचेजेस की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट। तो बाय फैन 600, स्टॉक पे इंपैक्ट नो, स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। Invoice for the goods amounting 4,000 have been entered on 29th March, but such goods were not included in stock. Closing stock में add. Entry, goods in transit account debit to P&L adjustment, तो ऊपर भी आएगा by goods in transit। स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया ना, स्टॉक में ऐड कर दिया और प्रॉफिट में भी ऐड हो जाएगा। 500 have been included in closing stock in respect of goods purchased and invoiced on 28 March, but included in purchase for April। 500 रुपए का परचेज किया, इनवॉइस भी आ गया और स्टॉक में इंक्लूड भी कर लिया, लेकिन परचेजेस अप्रैल में जाके रिकॉर्ड किया। प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट क्या करेगा, कम होगा टू क्रेडिटर। परचेज की एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज की जगह क्या लिखेंगे, पी एंडल एडजस्टमेंट। एंट्री हो गई पी एंडल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो यहाँ पे आ गया टू क्रेडिटर। स्टॉक पे इंपैक्ट आएगा, नो, स्टॉक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन प्लस इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सेल्स ऑफ गुड्स अमाउंटिंग 610 सोल्ड एंड डिलीवर्ड इन मार्च had been entered in अप्रैल। सेल्स मार्च की है, अप्रैल में किया, सेल्स की एंट्री। सेल्स क्या, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स या डेटर अकाउंट डेबिट टू पी एंडल एडजस्टमेंट, तो यहां आ जाएगा बाय डेटर्स 610। क्या स्टॉक पे इंपैक्ट आएगा, नो, क्योंकि गुड्स डिस्पैच हो चुकी थी और इसलिए वो स्टॉक में काउंट नहीं हुई होंगी। खत्म, निकाल दीजिए आंसर। तो एक्चुअली क्वेश्चन का थीम समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर क्वेश्चन इजी है। रेक्टिफिकेशन का एंट्री बनाना है और स्टॉक में इंक्लूड करना है।
क्वेश्चन नंबर 19. 19 भी नहीं हुआ क्या? बाकी हो गया 19, सी के अलावा बाकी हो गया. व्हाट अबाउट अदर्स? नहीं किया, नहीं किया. आप तीनों ने किया है, आप लोगों ने किया है. क्वेश्चन नंबर 19. Physically stock taking every year at the end of the accounting year, due to certain difficulties it was not possible for it to conduct physical stock taking. The physical stock was taken on 7th of April. It was valued at 34,500. 7th of April को जाके stock calculate हुआ finally, और वो है 34,500 रुपीस का. चेक करते हैं बाकी अपडेट्स का क्या करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, sales during the period were 9340. These goods were sold at a usual rate of GP 25% on cost, except goods realized 840 on the basis of 20% profit on cost. Total sales during that period is 9340. जो नॉर्मल जीपी रेट 25% ऑन कॉस्ट पे सेल की गई, सिर्फ एक आइटम को छोड़ के, जो कि हमने 840 में सेल किया है 20% ऑन कॉस्ट के बेसिस पे. तो दोनों को सेपरेट कर दें. एक 9340 में से 840 अलग कर देते हैं और 8500 अलग करते हैं. 8500 की गुड्स को हमने 25% ऑन कॉस्ट के जीपी पे सेल किया है. 25% ऑन कॉस्ट का मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 का मतलब 1/5 ऑन सेल्स. तो इसका 1/5 1700. और ये 840 की गुड्स जो हमने सेल की है, ये 20% ऑन कॉस्ट पे सेल की है, यानी 1/5 ऑफ कॉस्ट, यानी 1/6 ऑन सेल्स 140. तो कॉस्ट हो गई 60, 800 एंड 700. कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमने निकाल लिया 60, 800 एंड 700. नाउ ये जो गुड्स हमने सेल की है, ये कब सेल की है? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में. 31 मार्च 7 अप्रैल. क्या ये गुड्स 7 अप्रैल को स्टॉक में काउंट हुई? क्या ये गुड्स 7 अप्रैल को स्टॉक में काउंट हुई? नहीं, बिक चुकी थी, गोडाउन में नहीं थी. क्या ये गुड्स 31 मार्च को आपके गोडाउन में थी? हाँ. क्या करना है? ऐड. क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 34,500, उसमें ये दोनों ऐड हो जाएंगे 7,500 रुपीज ऐड. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट सभी को? नेक्स्ट पॉइंट, purchased during the year were 7,500, of which 800 worth of goods were delivered to the company on 10th of April. 7,500 की गुड्स हमने परचेज की है, 800 की गुड्स हमें 10th अप्रैल को डिलीवर हुई है, यानी 6,800 की तो डिलीवरी आ गई और 700 की डिलीवरी नहीं आई. नहीं, 6,700 का डिलीवरी आ गया, 800 का डिलीवरी नहीं आया. चलिए क्वेश्चन वापस वही, क्या ये 6,700 की गुड्स, क्या ये 6,700 की गुड्स 7 अप्रैल को गोडाउन में थी? हाँ. क्या ये आपका 31 मार्च को गोडाउन में था? नो. क्या ये 800 की गुड्स 7 अप्रैल को गोडाउन में थी? नो. क्या ये 800 की गुड्स 31 मार्च को गोडाउन में थी? नो. इसका कुछ नहीं करना है और इसको माइनस लेस 6,700.
Next point. Sales returned during the period were 11,500, of which 50% were out of the sales at 20% gross profit mentioned above. 11,500 का सेल्स रिटर्न होके आया है। इनमें से जो ऊपर 20% जीपी पे बेचा था, कितना, 840 का माल, 50% वो वाला माल है, यानी 420 रुपीज की सेल इसमें से वो वाली है जो हमने 20% जीपी पे बेचा था। दो पार्ट कर दें। 11,500 का सेल रिटर्न होके आया है, इसमें 420 का तो 20% जीपी वाला बचा हुआ 11,080, ये हमारा नॉर्मल जीपी वाला, माइनस करो इसमें से जीपी, 25% ऑन कॉस्ट का मतलब 1/5, और इसमें 20% 1/5। लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। Sales returned during the period were 11,500, out of which 50% were out of the sales at 20% GP mentioned above. Out of which 50% were out of the sales, जो ऊपर आपने बेची ना 20% जीपी पे, कितनी, 840, तो 50% तो उसमें से है, तो उसमें से कितना क्या हो गया, 420 का हाफ हो गया ना, तो 420 की गुड्स तो वाली रिटर्न होके आई है, और टोटल जो गुड्स रिटर्न होके आई है वो हमारे पास 11,080 रुपीज की गुड्स रिटर्न होके आई है, 11,500 की, जिसमें 420 की वाली गुड्स है। अब ये 11,500 इज द ह्यूज अमाउंट, क्योंकि इतनी की तो सेल ही नहीं हुई है ऊपर, 9340 की सेल हुई है ऊपर टोटल, सेल्स रिटर्न इतना ज्यादा, तो लुकिंग सम डाउटफुल मैटर कि इतना ज्यादा तो सेल्स रिटर्न हो नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बट चलो एनीवेज जो भी है, मैं इसी लैंग्वेज को 84 पता नहीं, वापस बताओ। ये 20% जीपी पे सेल किया था, 20% जीपी का मतलब हो गया 1/5 ऑन सेल्स, अच्छा 1/5 ऑन कॉस्ट है, सॉरी 1/6 ऑन सेल्स, 1/6 70 रुपीज, ओके 350, हाँ 700 उसी का हाफ कर लो, करेक्ट, 700 ऊपर कॉस्ट निकाली थी उसका हाफ कर लेते हैं, फाइन। इस बाकी का ये सही है, 2216 कितना आ रहा है, चलिए ये सेल्स रिटर्न होके आया है, वापस वही चेक करते हैं, सेल्स रिटर्न आ गई 31 मार्च 7 अप्रैल, क्या ये 7 अप्रैल को हमारे गोडाउन में थी, क्या ये 7 अप्रैल को जब हमने कैलकुलेट किया गोडाउन में है, हाँ सेल रिटर्न होके आ गया तो गोडाउन में तो आ ही गया होगा। क्या ये 31 मार्च को गोडाउन में था, नो, ये 31 मार्च को गोडाउन में नहीं था क्योंकि सेल हो चुका है। क्या करना है,
लेस कर दो, लेस सेल्स रिटर्न दोनों को ऐड करके लेस कर दो। कितना? 9214 लेस। नेक्स्ट, परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड, नहीं ये तो हो गया ना। ऑन 5th April goods worth rupees 4000 were received which were to be sold on consignment basis. On 5th April goods worth rupees 4000 were received which were to be sold on consignment basis. 5th April को हमें 4000 का स्टॉक मिला और ये 4000 का स्टॉक हमारा नहीं है, ये हमें किस लिए मिला है? कंसाइनमेंट पे सेल करने के लिए मिला है। क्या ये स्टॉक 7th April को आपके क्लोजिंग स्टॉक में काउंट हुआ? हाँ। क्या ये आपका स्टॉक है? नो। क्या करें? माइनस। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दीजिए। 22,086। सी पॉइंट को छोड़ के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो था, बाकी सब तो सिंपल पॉइंट थे, नॉर्मल पॉइंट थे, कर लिए होंगे। बढ़िया। और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। 15, 14, 15, 16 ये सब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। इनको करने का तरीका 14 से स्टार्ट करते हैं। समझिएगा क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस को करने का तरीका समझिएगा, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, स्टॉक 1st April यानी ओपनिंग स्टॉक गिवन है, सेल ड्यूरिंग द ईयर का गिवन है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर 16-17 की बात कर रहा है ये। प्रीवियस ईयर जब क्लोजिंग स्टॉक का हमने वैल्यूएशन किया था, पार्ट ऑफ द स्टॉक कॉस्टिंग 1800 वर रिकॉर्डेड इन द बुक्स फॉर 1560। पिछले साल जब हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया था तो 1800 के एक स्टॉक के पार्ट को हमने 1560 की फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया था, यानी अंडर वैल्यूड कर दिया था। 1/3 ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 610। इसका 1/3 पार्ट 610 रुपए में इस साल हमने बेच दिया है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March assuming that the firm makes 25% profit on cost। देखिए इसको करने का तरीका एक डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ। बेसिकली अकाउंटिंग का तरीका नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग का तरीका, लेकिन इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहते हैं और कैलकुलेशन करेक्ट हो जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे 3 कॉलम। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। टू ओपनिंग स्टॉक, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक बोल रहा है? 5960। उसमें से कितना एबनॉर्मल, जिसे हमने एबनॉर्मल प्राइस पे वैल्यू किया, वो कितना है? 1560। 5960 का टोटल ओपनिंग स्टॉक है। इसमें से वो एबनॉर्मल आइटम, यहाँ पे एबनॉर्मल आइटम हम किसे बोलेंगे? जिस पे हम डिफरेंट जीपी रेट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे एबनॉर्मल आइटम कितना इंक्लूडेड है? 1560, जबकि वो एक्चुअली कितने का था? 1800 का। लेकिन ओपनिंग स्टॉक में कितना जुड़ा हुआ है? 1560। तो 5960 में से 1560 हटा दो, बाकी नॉर्मल है। कितना है नॉर्मल?
5960 में से 1560 हटा दीजिए, 4400 का नॉर्मल है, तो नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक में लिखो 4400, एबनॉर्मल में 1800, टोटल 6200। नॉर्मल 4400, एबनॉर्मल एक्चुअली कितने का था 1800, और टोटल हो गया 6200। ओपनिंग स्टॉक में से जो एडेड है वो पार्ट हटा के उसका नॉर्मल निकाल लिया, और एबनॉर्मल में हम उसे एक्चुअल कॉस्ट पे ही लिखेंगे, 1560 पे नहीं लिखेंगे, 1560 पे तो हमने रॉन्गली वैल्यू किया हुआ है, दैट वाज स्टॉक ऑफ 1800। टू परचेजेस, परचेज कितना हुआ 28,200 नॉर्मल में और टोटल में, 28,200 नॉर्मल एंड टोटल। बाय सेल्स, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 31610, ये टोटल सेल है 31610, ये टोटल सेल है। इसमें अब नॉर्मल सेल कितने की है 610 की, 610 की अब नॉर्मल बोल रहा है ना कि इस 1800 रुपए के अब नॉर्मल स्टॉक का 1/3 हमने 610 रुपए में बेच दिया, तो अब नॉर्मल सेल हो गई 610 रुपए की, तो नॉर्मल सेल 31,000। टू जीपी बाय ग्रॉस लॉस, जो ये 610 रुपए में बेचा है ये कितने का था 600 का था, और 610 रुपए में बेचा, इस पे भी प्रॉफिट ही हुआ है, तो जीएल तो कुछ है ही नहीं। इस वाले पे 10 रुपए प्रॉफिट, और नॉर्मल सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा 25% ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट का मतलब 1/5 ऑन सेल्स, 31,000 का 1/5 6,000, टोटल जीपी 6,210। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक निकाल दीजिए, आंसर आ गया। सॉरी कुछ गलत लिखा है क्या, ये 7,000, तो कितना हो गया टोटल, अरे यार 0,5, ठीक है। अब आइए क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल, नॉर्मल कितने का 7,800 का, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल था हमारे पास कितने का था 1560, इसमें से 1/3 बिक चुका है, कितना बचा होगा 2/3, इसका 2/3 निकाल दो, वन जीरो, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 8840।
क्लोजिंग स्टॉक 9000 या 8840? 9000 नहीं, ऊपर भी आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक 9000 का टोटल, नीचे भी आ रहा है, कौन सा वाला लें? क्यों? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे ये एबनॉर्मल वाला अमाउंट है, ये एनआरवी इसकी लोअर है, तो लोअर वाला लेना होगा, इसलिए 1560 जो इसका वैल्यूएशन था उस वैल्यूएशन पे लेंगे हम इसको, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इसका एक तरीका आप ये भी कर सकते हो कि ऊपर इसको चेंज ही ना करो, वहां 1800 ही ना लिखो, वहां पे क्या लिखो 1560, तो अपने आप ही आपके पास वहीं पे ऊपर ही स्टेटमेंट में आ जाएगा, अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार शो कर रहा हूं कैसे करना है, ये नोटेड है। दूसरा तरीका बता रहा हूं, कितने का स्टॉक था? एबनॉर्मल 1560 और टोटल 5960। 1560 का 1/3 500 बेचा कितने में? 610 में, तो 90 रुपीज का जीपी 6290। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ कितना आएगा एबनॉर्मल में? 1040, टोटल आ गई 8840, यहीं पे मैच हो जाएगा। एक और करेंगे इसी तरह का क्वेश्चन, किसका है? एक और करेंगे इसी तरह का क्वेश्चन समझने के लिए इस प्रोसेस को वापस। एक और 15th सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है 15th, इसको भी देखें एक बार ताकि थोड़ी और क्लैरिटी बने। पढ़ें क्वेश्चन, बनाएं ट्रेडिंग, वही 3 कॉलम में। टू ओपनिंग स्टॉक, 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक, टोटल ओपनिंग स्टॉक 70,000, तो टोटल में लिख देते हैं 70,000। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 3,46,000, 2 परचेजेस टोटल 3,46,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 70,000, ट्रेडिंग में ही आते हैं, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 70,000। सेल्स 5,22,000, बाय सेल्स 5,22,000। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 17, पिछले साल का स्टॉक वैल्यू करते वक्त अ सम ऑफ 6,000 वाज रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम व्हिच वाज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर 20,000। 20,000 में खरीदा था, उसमें से 6,000 राइट ऑफ कर दिया था, यानी कितने पे वैल्यू किया था?
14,000, 14,000 पे वैल्यू किया था तो 14,000 हो गया एबनॉर्मल, 14,000 एबनॉर्मल, नॉर्मल बचा 56,000। आगे क्या बोल रहा है? एंड वॉज सोल्ड फॉर 16,000। इस एबनॉर्मल आइटम को पूरे को बेच दिया कितने में? 16,000 में। तो एबनॉर्मल सेल हो गई 16,000, नॉर्मल सेल हुई 5,06,000। 522 की टोटल सेल, जिसमें वो एबनॉर्मल सेल पूरी 16,000 की। एबनॉर्मल 14,000 का था, पूरा का पूरा 16,000 में बेच दिया। कितना जीपी आया? इस पे तो 2,000 का जीपी आया। नॉर्मल सेल का जीपी कितना दिया है? 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 25% यानी सेलिंग प्राइस पे 1/5, तो 5,06,000 का 1/5। 1 लाख 1,01,200, टोटल जीपी 1,03,200। बाय क्लोजिंग स्टॉक, निकाल दीजिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बोलो आंसर। कितना आ रहा है टोटल में? 67,000। एबनॉर्मल तो कुछ है ही नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक इज 67,200। इस वाली अप्रोच से जाएंगे ना तो ये एबनॉर्मल नॉर्मल वाले आइटम को बहुत इजीली डील कर पाएंगे। अच्छा 1 मिनट, ये मैंने नहीं लिखा, आप लोगों ने भी नहीं लिखा होगा। मैंने नहीं लिखा था, आप लोगों ने भी नहीं लिखा होगा कि टोटल के कॉलम में लिखा है तो कहीं इसको नॉर्मल के कॉलम में तो लिख दें। टोटल का कॉलम 2 कॉलम की टोटल ही होती है ना। चलो जी कोई बात नहीं। नेक्स्ट, डन। 14, 15, 16 को देखें एक बार। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है। सेलिंग एक्सपेंसेस का कुछ नहीं करना है क्योंकि पी एंड एल में जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कुछ नहीं करना है, पी एंड एल में जाता है। फाइनेंशियल चार्जेस का कुछ नहीं करना है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। बाकी वही ओपनिंग, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग लास्ट ईयर का स्टॉक 17,050 was written off on a particular item which was originally purchased for 5,000। 5,000 में से 1,750 राइट ऑफ कर दिए थे, मतलब 3,250 रुपीज का एबनॉर्मल है हमारे पास।
और पूरा का पूरा 4500 रुपीज में सेल कर दिया। यू हैव 5 मिनट्स टू गिव मी द आंसर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टार्ट। समय शुरू होता है आप लोगों का, जल्दी से। एक आंसर आ चुका है मेरे पास, वेरी गुड। एक आंसर आ चुका है मेरे पास। बाकी ये क्या कर रहे हो यार? 1426 रुपए। उसमें से 1750 माइनस किया तो 3250 रुपए बचा। तो क्या है? ₹99,000 का स्टॉक। गलत है। ये टोटली मैच नहीं हो रही है एबनॉर्मल के कॉलम की।
क्या हुआ? यहाँ पे लिखा नहीं ना एबनॉर्मल आइटम कहाँ गया? ओपनिंग स्टॉक का एबनॉर्मल और ओपनिंग स्टॉक का नॉर्मल कितना है? 62? ये तो बचेगा नहीं ना? सिक्स टू फाइव जीरो इज करेक्ट आंसर। देखिए, ओपनिंग स्टॉक कितना था? 14250। इसमें एबनॉर्मल था 3250, तो नॉर्मल बचा 11,000। परचेजेस 76,250, 76250, 76250। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 15,000, 15,000, 15,000। सेल्स 1,24,500। इसमें एबनॉर्मल की सेल कितने की थी? 4,500। तो नॉर्मल सेल आ गई 1,20,000। एबनॉर्मल पे जीपी दिख रहा है 1250 का। नॉर्मल का जीपी रेट दे रखा है आपको 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स का 20% यानी सीधा 24,000। 6250 बैलेंसिंग फिगर से आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। कितना आसान तरीका हो गया भाई ये वाला फॉर्मेट बनाने से, नॉर्मल एबनॉर्मल को अलग करके। इंश्योरेंस क्लेम नाम से एक टॉपिक है आपके पास, इंश्योरेंस क्लेम। जहां गुड्स गोडाउन में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं बचते हैं, तो हम अपने लिमिटेड रिकॉर्ड से इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। यही तरीका है। ये चैप्टर कहाँ है? ये चैप्टर सीए इंटर अकाउंट्स के अंदर है, पूरा एक डिटेल चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम। वहां यही प्रोसीजर यूज करते हैं। तो मैंने वहां से सीए इंटर के अकाउंट्स का वाला कॉन्सेप्ट आपको इस वाले पार्ट पे डाल दिया, ताकि ये कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट इस स्टडी मटेरियल में आपके पास फाउंडेशन लेवल पे दिया हुआ नहीं है, ये सीए इंटर में दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। मैंने वहां से यूज किया ताकि ये इतना इजी कैलकुलेशन हो गया। अब नॉर्मल नॉर्मल और टोटल का कॉलम बनाओ, सीधा आंसर आपके सामने आ गया कि क्या करना है, कैसे क्लोजिंग स्टॉक होगा। अदरवाइज आपको गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, नॉर्मल एबनॉर्मल अलग अलग निकालना पड़ेगा। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में ही काम हो जाता है हमारा। फाइन। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, ये भी कंप्लीट 17, 18, 19 तीनों हमने कर लिए। 21 क्वेश्चन आपके पास बचा है जो हम कर चुके हैं बहुत बार इसी तरह का क्वेश्चन, तो ये आप लोग कंप्लीट करेंगे। और बाकी कुछ बचा? जैसे ये 9th क्वेश्चन, ये वही मजाक जो मैंने आपको दिखाया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो ये तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8, एजेंट के पास 1000 का स्टॉक पड़ा है, कॉस्ट पर यूनिट 1000 यूनिट पड़ी है, कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 8 रुपए है, एजेंट का कमीशन 5%, एजेंट कमीशन ऑन सेल। कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए। एनआरवी कितनी है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8 रुपए सेलिंग प्राइस,
और सेल करते वक्त उस 8 रुपए की सेलिंग प्राइस पे एजेंट को 5% कमीशन भी देना पड़ेगा, तो हाथ में बचेगा कितना? 8 रुपए में से कॉस्ट कॉस्ट हो गई आपकी 1000 इंटू 10 और एनआरवी हो गई 1000 इंटू 8, 8000 माइनस कमीशन 5%, 7600 कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का आएगा? 7600 का। 7600 का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, ओके। देखिए बाकी क्वेश्चन। क्लियर? तो चैप्टर खत्म, कोर्स खत्म। तो उस खुशी में अब आप तैयार हो जाइए फुल सिलेबस टेस्ट के लिए। तुम्हें कुछ नहीं आता है। इसके बाकी क्वेश्चंस को एक बार वापस करके देखिएगा, ये जो हमने किए हैं इन क्वेश्चंस को भी वापस करके देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसी से वापस करके देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जबकि स्टडी में फिर भी नहीं है। तो डन। और कुछ पूछना है तो बताइए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 15 मिनट बाद।